हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सट्रीमल्स फाइंड आउट करने जब आपको फंक्शनल दिया जाए। तो इस टाइप से आपको फंक्शनल दिया जाता है जिसके अंदर ये f था, जो फंक्शन था x, y और y डैश या y1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, y डिपेंडेंट वेरिएबल था और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और वहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव आ रहा था वो जस्ट एक बार आ रहा था, ठीक है। अब जो हम सेकंड टाइप की जो इक्वेशंस करेंगे उसके अंदर जो आपका जो फंक्शनल होगा f, ये अंदर वाला इसी के अंदर, वो आपका फंक्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके जो डेरिवेटिव्स आ रहे थे वो अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका f है फंक्शनल के अंदर वाला, उसकी टाइप बदल जाएगी, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हमें आइलर इक्वेशन निकालनी हो तो आइलर इक्वेशन कैसे रहने वाली है वो देखते हैं। तो ये आपकी सेकंड टाइप के हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप f की बात करो तो f डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे, y पे, y डैश पे। लेकिन जब ये x, y और y डैश का फंक्शन था, यानी कि डेरिवेटिव एक बार आ रहा था, तो हमने इक्वेशन की थी, आइलर इक्वेशन क्या थी, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव था और f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ करेंगे। इसको रिलेट करने के लिए क्या करेंगे कि f का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कहाँ से शुरू हुआ, y से, फिर विद रिस्पेक्ट टू y डैश हो रहा है। यहाँ y और y डैश दो ही थे। अब अगर यहाँ बात करूँ तो आप कैसे लिखोगे, f का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू y, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डबल डैश। इस तरह से ये काम चलता जाएगा अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो, ठीक है। तो आइलर इक्वेशन में f का विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा था, उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब y डैश के साथ किया तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव भी कर रहे थे एक बार, यानी कि जितनी बार y डैश है यहाँ y डबल डैश है तो एक बार डेरिवेटिव। अब y डबल डैश आ रहा है तो हमें क्या कर देंगे यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव। इसी तरह से आगे अगर यहाँ मान लो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y n कर रहा होता तो हम n टाइम डेरिवेटिव कर देते विद रिस्पेक्ट टू x। और ये साइन अब देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस ही रखा, इसकी कंपेयर करके ये 2 टाइम है तो ये प्लस ये माइनस, इस तरह से चलता जाएगा अल्टरनेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ जाए तो ये जो आपकी आइलर इक्वेशन थी वो किस तरह से चेंज होगी। ये दो टर्म तो सेम ही आएंगी, ये एज इट इज आ जाएगा, लेकिन आगे y डबल डैश अगर प्रेजेंट है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करके 2 बार डेरिवेटिव कर देंगे। अगर 3 बार प्रेजेंट है तो 3 बार हम पार्शियल डेरिवेटिव करने के बाद 3 बार डेरिवेटिव कर देते हैं, ठीक है। और ये जो साइन है वो आपके अल्टरनेटिव के साथ चलते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो आई अगर आपको दिया जाए इंटीग्रेशन 0 से π/4 y डबल डैश स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर dx, ठीक है। अगर आपको ये बोल के बोला जाए कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ फॉर दिस फंक्शनल, ठीक है, और आपको ये फंक्शनल दिया हुआ है और यहाँ पे मांग की जा रही है कि फाइंड एक्सट्रीमल्स, तो इसको अगर आप ध्यान से देखो, जो यहाँ फंक्शन f आया है उसके अंदर y, x और y डबल डैश आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेकंड वाला काम हो रहा है कि आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे अगर आइलर इक्वेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, f का विद रिस्पेक्ट टू y माइनस एक बार डेरिवेटिव कर देंगे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश। यहाँ 2 टाइम तक जा रहा है तो 2 बार तक लेके जाओ इस चीज़ को, ठीक है, f का डबल डेरिवेटिव। अब यहीं पे 3 बार डेरिवेटिव आ रहा होता तो हम नेक्स्ट एक टर्म और लिख देते। तो ये ध्यान रखना है,
जितनी बार हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है उतने ही आपके अंदर इसमें टर्म आती रहेंगी, ठीक है। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे 3 टाइम 4 टाइम वो डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसको इज इक्वल टू 0 लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई करो, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2y माइनस सिंगल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू y डैश, इसके अंदर y डैश नज़र नहीं आ रहा तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव कर दोगे f का 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू y डबल डैश, तो यहाँ भी y डबल डैश नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो 2 टाइम y डबल डैश हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, 2 बार फिर हो जाएगा, तो ये ओवरऑल माइनस 2y प्लस 2y 4 टाइम डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार पहले हो रखा है, 2 बार और करोगे तो 4 बार हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया, y की पावर 4 माइनस का y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, ठीक है। 4 बार डेरिवेटिव y का माइनस y इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये है 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो इसको आप एक्सेल इक्वेशन से सोल्व कर सकते हो। तो एक्सेल इक्वेशन इसकी लिखोगे तो हम एक्सेल इक्वेशन में क्या करते हैं, जो डेरिवेटिव कोएफिशिएंट होता है उसको d से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ से ये बनेगा d पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप 2 पार्ट्स में तोड़ लो, डी स्क्वेयर माइनस 1 डी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक से तो d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 और एक से आएगी प्लस माइनस आयोटा। तो ये यहाँ पे रियल रूट्स आई हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा था वो आप डिफरेंशियल इक्वेशंस की वीडियो में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे ये सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो इस पार्ट के जब प्लस माइनस 1 है, इसके कोरस्पोंडिंग जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा e टू द पावर x c2 e टू द पावर माइनस x, और जब कॉम्प्लेक्स रूट्स हो जाते हैं तो हमारे जो फंक्शन आ जाएंगे कोस x प्लस c4 साइन ऑफ x, ये आपका ओवरऑल y आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब फंक्शनल के अंदर आपको जो फंक्शनल दिया जा रहा था उस केस में आइलर इक्वेशन ये बनी थी, उसी के अंदर अगर हायर डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो आइलर इक्वेशन है वो इस तरह से इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। अब नेक्स्ट हमारी थर्ड टाइप रहने वाली है। तो फर्स्ट टाइप में बेसिकली हमने क्या देखा था कि एक x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की बात हो रही थी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। सेकंड टाइप में हमने कर लिया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक एक ही थे, लेकिन जो उसके जो डेरिवेटिव्स आ रहे थे वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स भी प्रेजेंट उसके अंदर आ रहे थे, तब हमने हमारी आइलर इक्वेशन बना ली थी इन दोनों के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे वो क्या थे, एक एक ही थे, बस फ़र्क क्या था, इसमें एक बार डेरिवेटिव आ रहा था, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ रहे थे। अब थर्ड टाइप के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो यानी कि इस थर्ड टाइप के अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या कर देंगे, ग्रेटर देन 1। जैसे यहाँ पे हमने डिपेंडेंट वेरिएबल एक रखा था, यहाँ भी एक रखा था, अब क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ा देंगे, लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो एक रखेंगे, सिंपल, ये भी ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या रखेंगे, एक। तो यहाँ पे जो x है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलेंगे, और y और z दो हम क्या ले लेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। आपका जो फंक्शन है वो क्या बना दिया हमने, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा, ये x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y और z वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब दूसरी बात, y और z दोनों के दोनों डिपेंड किस पे कर रहे हैं, x पे। तो यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि ये पार्शियल डेरिवेटिव वाला काम होगा, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव वाला काम नहीं होगा। यानी कि जो y है
उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ सकता है, या फिर जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ सकता है। तो ये बात समझने वाली थी। ये हमारी थर्ड टाइप बनने वाली है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ा देंगे लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रखेंगे। तो इस फंक्शन के अंदर जो चॉइसेस है वो क्या क्या हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं, और क्या है, उनके डेरिवेटिव्स आ सकते हैं। यहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात ही करने वाले हैं, ठीक है। और कई बार आपको ये इस तरह से दिखेगा कि x और y को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेगा, t को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेगा, और डेरिवेटिव्स x डॉट y डॉट, या फिर आपके x y t x डैश y डैश, इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन आपको नज़र आ सकती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो अब अगर इस केस में हमें थर्ड टाइप दिख जाए, तो उस केस में अगर आयलर इक्वेशन लिखनी हो हमें, तो अगर हम पहली और दूसरी इन दोनों को अगर ध्यान से देखो, जो अगर फर्स्ट इक्वेशन में हमने आयलर इक्वेशन जो लिखी थी उसमें क्या था कि जो डेरिवेटिव किया था पार्शियली, हमने जो डेरिवेटिव किया था पार्शियली वो विद रिस्पेक्ट टू किससे किया था, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर जो काम कर रहे थे डी अपॉन डी एक्स और f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश, इसको कंपेयर करके ही बनाने वाले हैं हम, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल एक था, इधर अगर ध्यान से देखो डिपेंडेंट वेरिएबल एक था, आयलर इक्वेशन यहाँ ऐसी बनी थी, यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल एक था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव थे तो चेंज हो गई थी। लेकिन अब अगर नोट आउट करो फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या चेंज आने वाला है कि ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए बनी थी, y डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, लेकिन इस केस में हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल के कोरस्पोंडिंग एक आयलर इक्वेशन आनी चाहिए ना, क्योंकि इसमें x क्या है, वही काम हो रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि अगर आप y और z दो डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हो तो इस केस के अंदर दो आपको आयलर इक्वेशन मिलने वाली है। यानी कि एक क्या बनेगी, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस यहाँ तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू x, और f का डेरिवेटिव करोगे y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ y डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, dy अपॉन dx। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इस केस के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y और z माने हैं और x को इंडिपेंडेंट मानना है, तो y डैश का मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बात करो तो f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल z, यहाँ ये सेम रहने वाला है, और अंदर f z डैश आ जाएगा इज इक्वल टू 0, और यहाँ z डैश रिप्रेजेंट क्या हो रहा होगा, डेल डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ से क्या देखने को मिला कि अगर आपके इस f के अंदर जितने डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उतनी आपके पास इक्वेशंस आने वाली है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड टाइप बन जाती है, तो इसको ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये किसके, अब नेक्स्ट हमने थर्ड टाइप जो की है इसके एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अगर आप यहाँ देखो जो फंक्शनल दिया है तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शनल, जो हमें ये फंक्शनल दिया हुआ है इसके लिए फाइंड एक्सट्रीमल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस f को देखो आप फर्स्ट केस के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो f हमें क्या दिया हुआ है, ये कंडीशंस दी हुई हैं अलग से, ये भी ध्यान रखना। इस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन नहीं दी हुई, इसके अंदर दी हुई है। तो यहाँ f क्या आ रहा है, y डैश स्क्वेयर प्लस z डैश स्क्वेयर प्लस 2yz। तो यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या आ रहे हैं, y और z। तो यहाँ पे ये मैंने पहले बताया लास्ट टाइम अभी कि जो y डैश है उसका मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और z डैश का मतलब क्या है, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनने वाली हैं। पहली इक्वेशन बनेगी जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू z। तो पहली में क्या करोगे, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस डेरिवेटिव कर दोगे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या मिलेगी हमें, f का विद रिस्पेक्ट टू y करो, f का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है, तो आएगा 2z माइनस डेरिवेटिव कर दोगे
एफ का डेरिवेटिव पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, तो ये 0 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 2 वाई डैश इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट 2 कॉमन आ जाएगा। जेड माइनस एक बार वाई पड़ा है अंदर वाई डैश, एक बार और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा 2 बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड के कोरस्पोंडिंग, तो एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड माइनस डेरिवेटिव एक्स एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है एफ का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो ये भी 0, ये भी 0। यहाँ से क्या मिलेगा 2 टाइम वाई माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड डैश करोगे तो ये 0, ये भी 0। यहाँ से क्या मिलेगा 2 जेड डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस 2 कॉमन लेके उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा। जेड डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और करोगे तो क्या हो जाएगा ये 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो तो ये क्या है साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस है, ठीक है। ये केस कौन सा बन गया साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस का केस बन गया, जिसके अंदर हमें क्या दिए जाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं। तो उनको भी हमने कैसे सोल्व किया वो सारा डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर किया हुआ है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ क्या करेंगे हमें y सोल्व करना है और z सोल्व करना है। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ वो क्या आया, वो है y इज इक्वल टू जेड का 2 टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इधर y डबल डैश है, या तो आप क्या करो यहाँ से 2 टाइम डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड, y इज इक्वल टू 2 टाइम z का। अब अगर दोनों साइड दो बार कर दोगे तो इधर 4 बार हो जाएगा और इधर 2 बार। तो यहाँ से फिर y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन से क्या किया मैंने y की वैल्यू निकाली, दोनों साइड 2 टाइम डेरिवेटिव कर दिया। अब यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट पहले इक्वेशन से देखो तो पहले इक्वेशन से y डबल डैश की वैल्यू z है, तो y डबल डैश की जगह मैंने z पुट कर दिया और z की पावर 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला z की पावर 4 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स बन गई, जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z है। तो यहाँ से वही काम एक्सल इक्वेशन बनाओगे तो d4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। वही 4 रूट बनने वाले हैं प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z आपका आ जाएगा c1 e टू द पावर x, c2 e टू द पावर माइनस x प्लस c3 cos x, c4 साइन ऑफ x। ये आपका क्या आ जाएगा z निकल आएगा, ठीक है। z आने के बाद अब मेरे को क्या चाहिए y। अब z दो तरह से निकल सकता है, इसमें क्या है z का 2 बार डेरिवेटिव कर दो तो y आ जाएगा। तो z आ चुका है, z का 2 बार डेरिवेटिव कर दोगे तो y आ जाएगा। तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू z का 2 टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ से ये z आपका पड़ा हुआ है, z का 2 टाइम डेरिवेटिव कर दो तो इसका 2 बार करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, c1 e टू पावर x ही आएगा। इसका 2 बार करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, c2 e टू द पावर माइनस x ही आएगा, क्योंकि जब एक बार करोगे तो माइनस आना है, ठीक है। दूसरी बार करोगे फिर माइनस प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ करोगे तो कोस x का 2 बार डेरिवेटिव करोगे माइनस कोस x होगा, तो माइनस का c3 कोस x आएगा। इसी तरह से माइनस का c4 साइन x आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ये y निकल आया, ये z निकल आया, और हमें यहाँ पे कंडीशंस भी दी हुई हैं। अगर आप ये कंडीशंस पुट कर दोगे तो यहाँ से y और z इज़ फ्री फ्रॉम c1 c2 c3 c4 से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेन हमारा काम था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना कि कैसे हम इसको इस जो टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के कहाँ चले जाएंगे, साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है तो पहले आप वो क्लियर करो
क्योंकि ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है सीधा का सीधा कहाँ जाने वाला है, वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर जाके सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो किसी में सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन जाती है, किसी में वो साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस का केस बन जाता है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जब ये इक्वेशंस के अंदर आप ये कंडीशन जो दी हुई हैं वो पुट अप कर दोगे तो C1, C2, C3, C4 की वैल्यू निकल आएगी, वो आफ्टर पुटिंग y और z हमें यहाँ पे मिल जाया करेगा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केस वाला काम था। अब इसी के अंदर नेक्स्ट जो है उसके अंदर फिर से अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, जिसके अंदर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक तो y है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक z है। तो यहाँ पे भी हम इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले f को निकाल लेते हैं। f क्या है यहाँ पे अपना 2yz माइनस 2y स्क्वेयर प्लस y डैश स्क्वेयर माइनस z डैश स्क्वेयर। ठीक है, ये आपका f दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, y के लिए बनेगी। तो डेल एफ वाई माइनस डेरिवेटिव कर दोगे f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y डैश इज इक्वल टू 0 करने के बाद, तो यहाँ से f का विद रिस्पेक्ट टू y करो। f का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो पहली से आएगा 2z यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 4y, माइनस का 4y आ जाएगा, माइनस डेरिवेटिव कर दोगे f का विद रिस्पेक्ट टू y डैश। तो y डैश यहाँ है, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो 2y डैश इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा z माइनस 2y, यहाँ से 2 बाहर निकला है, y डैश का मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसका दोबारा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 बार डेरिवेटिव आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, z यहाँ से 2 कॉमन चला गया, ये 2 बाहर निकल गया, सारा ओवरऑल ये आ जाएगा। फिर सेकंड वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाओगे एलर इक्वेशन, तो वो क्या आएगी f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z माइनस डेरिवेटिव f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये हमें क्या मिलेगा, f का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो यहाँ से 2y आएगा माइनस डेरिवेटिव, क्योंकि z की टर्म और कहीं नज़र नहीं आ रही, z यहाँ था तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2y आ गया, माइनस डेरिवेटिव कर दिया। f का z डैश से करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2z डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 भी निकल गया, माइनस अंदर आ गया, तो यह आपका आया y इज इक्वल टू y प्लस z डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 चला गया, यहाँ से 2 चला गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, z डैश था, एक बार डेरिवेटिव और कर दोगे तो z डबल डैश आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो है z और y के अंदर इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, तो उसको हम साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं वैसे सोल्व करेंगे एक दूसरे की हेल्प से। तो अगर मैं जब तक इन इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल नहीं आ जाएगा तब तक आप सोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे इसके अंदर y और z दोनों आ रहे हैं, इसके अंदर भी y और z दोनों आ रहे हैं, तो इन दोनों की हेल्प से हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसी इक्वेशन बनानी होगी जिसके अंदर सिर्फ एक अकेला y हो या अकेला z हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से z डैश डबल डैश की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी माइनस y। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर z है तो मैं यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट क्या आ जाएगा, z आपका जो है वो क्या आ जाएगा 2y प्लस y डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, अब z की वैल्यू नहीं दी हुई यहाँ पे, z डबल डैश की दी हुई, यानी कि z के 2 बार डेरिवेटिव करने पे y के बराबर हो जाता है, माइनस y के बराबर हो जाता है। तो पहले मैं क्या करूँगा, जो पहली इक्वेशन से z निकालना है उसका दोनों साइड क्या कर दूंगा, 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा। तो ये आपका आएगा, इधर आएगा 2 बार प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 4 बार, क्योंकि जो यहाँ 1 बार भी नहीं था 2 बार हो जाएगा, 2 बार था वो 4 बार हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर इसको नाम दूँ मैं सेकंड, तो आप क्या बोलोगे फ्रॉम सेकंड। अब इसका यूज़ कर रहा हूँ तो z डबल डैश को क्या कर दूंगा माइनस y
तो यहाँ से हमें जो ओवरऑल इक्वेशन बन गई y के अंदर इक्वेशन क्या बनी, y 4 टाइम डेरिवेटिव प्लस 2 टाइम डेरिवेटिव प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये जो y के अंदर जो बनी है इक्वेशन वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ से एक्सेल इक्वेशन यूज करोगे y निकल आएगा। तो एक्सेल इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा, d⁴ प्लस 2d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्सेल इक्वेशन निकल के आएगी। और इसको देखा जाए तो ये आपका कुछ सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा d² प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से रूट्स क्या निकले, रूट निकलेंगे आपके प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, यानी कि ये रूट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहे हैं लेकिन रिपीट भी कर रहे हैं। तो उसका भी मेथड हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के अंदर किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। तो यहाँ से जो y लिखा जाएगा आपका वो y क्या निकल आएगा, c1 प्लस c2x cos ऑफ x प्लस c3 प्लस c4x साइन ऑफ x। ठीक है, ये आपका y निकल के आएगा जब आप इन रिपीटिंग रूट स्ट्रक्चर का मेथड लगाओगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, वहाँ से लिखा हुआ ये y आ गया। अब y से आप क्या कर सकते हो, z निकाल सकते हो, क्योंकि जो z है वो क्या लिखा हुआ है 2y प्लस y 2 टाइम डेरिवेटिव। तो आपने क्या करना है, यहाँ से y डबल डैश निकाल लेना है। y डबल डैश क्या निकल आएगा, y डबल डैश निकालोगे जो भी आएगा यहाँ से निकालो, y और y डबल डैश की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको z निकल आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो थर्ड टाइप की इक्वेशन है, अगर आपकी फंक्शनल के अंदर थर्ड टाइप की इक्वेशन बनती है जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो जाएं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रहता है, तो जब आप आइलर इक्वेशन लगा लोगे, आइलर इक्वेशन निकालने के बाद जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस का बनने वाला है। ठीक है, तो ये जो मेनली क्वेश्चन जो है वो क्या बन जाएगा, साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सीओवी का जो पूरा काम हो रहा है वो सारा का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चल रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कंसेप्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के। ठीक है, क्योंकि आइलर इक्वेशन से तो हमें क्या मिल गया, आइलर इक्वेशन ने तो हमें क्या कर देना है, सिर्फ यहाँ इन दो इक्वेशंस तक पहुंचा देना है। आगे जो काम होगा कि किस तरह का स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पे साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है और पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमारी अलग अलग तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, किसी के अंदर वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के साथ बन रही थी। तो जो मेन काम है जो सारा वो स्ट्रक्चर है जो वो किसका चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये